गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, असेसमेंट फॉर लर्निंग में आज हम करेंगे काइंड्स ऑफ टास्क्स, जिसमें प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स और परफॉर्मेंस, तीन आपके टॉपिक हैं काइंड्स ऑफ टास्क। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट की बात करेंगे। तो प्रोजेक्ट है क्या, योजना क्या है, योजना परियोजना। इसमें बच्चों जो योजना विधि है, क्योंकि योजना का जो उद्देश्य है वो एक ऐसा उद्देश्यपूर्ण कार्य करना है जिससे वो कार्य सफल हो सके। हम प्रतिदिन कार्य करने वाले जो हमारे वर्कआउट हैं, जितना भी हम कार्य करते हैं, उसको भी हम यदि योजनाबद्ध तरीके से करते हैं तो वो सही सफल हो पाता है। यानी प्रत्येक कार्य की योजना होनी चाहिए, प्रत्येक कार्य योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण किसी भी संकलन के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यानी योजना विधि की ये जो परिभाषा है, ये 1919 में दी गई थी, 1919 में दी गई थी, जो W.H. कैलपर्टिक जी ने दी थी। तो 1921 में योजना के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि योजना सउद्देश्य अनुभव की कोई इकाई, स्वदेश्य किया गया एक उदाहरण है जहाँ पर आधिपत्य रखने वाला कोई भी प्रयोजन एक अंतर्निहित प्रकृति के साथ में पहला कार्य के उद्देश्य को निर्धारित करता है, दूसरा उसकी कार्य का निर्देशन करता है, तथा तीसरा उसको आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। यानी हम इसमें कहें कि जिसमें कोई एक प्रोजेक्ट है, दूसरा उसका ऑब्जर्वर है और तीसरा रूप उसका मोटिवेटर है। इस प्रकार से कोई कार्य संपन्न होता है। तो योजना को J.S. स्टीफसन ने भी कहा है कि योजना एक समस्यात्मक कार्य है जिसे प्राकृतिक स्थितियों में पूरा किया जाता है। इस प्रकार से बलार्ड के अनुसार योजना वास्तविक जीवन का एक भाग है जिसे स्कूल में लाया जाता है, स्कूल में तैयार किया जाता है। उस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से हम स्पष्ट हो जाता है कि योजना के स्वदेश्य कार्य निहित होते हैं। अच्छी योजना केवल कक्षा की ही नहीं, इसे सामाजिक वातावरण में भी संपादित किया जाता है और वास्तविक परिवेश को पूर्ण करती है। योजना उत्तम वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से संबंधित होती है। इसमें उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाता है जो व्यक्ति के जीवन के चारों ओर से संबंधित होती हैं, उसके अपने परिवेश से संबंधित होती हैं। अच्छी योजना व्यवहारिक होती है। योजना ऐसी हो जिससे संबंधित जो सामग्री है, जैसे विद्यालय तथा उसके आसपास में इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध हो, तो उसे हम योजना का नाम देते हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में सीखने सिखाने की परिस्थिति में ये एक बड़ी चुनौती है विद्यार्थी के सामने कि वो अपनी एडजस्टमेंट किस तरीके से बिठा पाता है। और ये अध्यापक का दायित्व बनता है, शिक्षण विधियों या पाठ्यक्रम का उद्देश्य बनता है
कि विद्यार्थी को नवीन बदलते परिवेश के लिए तैयार किया जाए, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया जाए। मुदालियर कमीशन ने भी कहा है कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम भी मृतुल्य है यदि उसमें उचित शिक्षण पद्धति या उचित शिक्षकों की व्यवस्था ना की गई हो। यानी उचित शिक्षकों की व्यवस्था और शिक्षण पद्धति का उचित होना आवश्यक है, तभी कोई योजना सफल हो पाती है। तो इसलिए इन विधियों का चुनाव बड़े विवेक से, अध्यापकों का चुनाव भी बड़ी विवेक से किया जाए, तभी वो अच्छी शिक्षण विधियों को लागू कर पाएंगे। और शिक्षण विधियों को लागू करने के कुछ सिद्धांत हैं जो हम निम्न प्रकार से वर्णित कर रहे हैं। सबसे पहला है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ यूटिलिटी जब तक नहीं होगा तब तक भी कार्य सही ढंग से संपादित नहीं हो पाएगा। कोरिलेशन सहसंबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता का सिद्धांत, और प्रिंसिपल ऑफ सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास का सिद्धांत। इन सिद्धांतों को अपनाकर ही सही ढंग से कोई योजना परिपूर्ण होती है, कोई योजना सही ढंग से चलती है। योजना को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, दो प्रकार से इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। व्यक्तिगत बनाम सामूहिक, सरल बनाम बहुमुखी। यानी एक तो है कि इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप है, और दूसरा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है, सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स है। प्रथम वर्गीकरण में दो रूप हमने रखे हैं, एक व्यक्तिगत है, दूसरा सामूहिक है। व्यक्तिगत योजना में प्रत्येक छात्र को व्यक्तिगत रूप से अपना अपना कार्य करना होता है, जबकि सामूहिक योजनाओं में किसी भी एक पूरे ग्रुप को, किसी एक समूह को ही कार्य करने के लिए दिया जाता है। जैसे किसी एक व्यक्ति को कोई कार्य लिखने के लिए दिया जाए तो वो व्यक्तिगत कार्य हुआ, और यदि पूरे ग्रुप को मान लीजिए कोई फर्श पर रंगोली बनाने के लिए कहा जाए, कोई और चित्र बनाने के लिए कहा जाए, सामूहिक रंग भरने के लिए कहा जाए, तो वो फिर व्यक्तिगत के बजाय सामूहिक कार्यों में सम्मिलित हो जाते हैं। दूसरे वर्गीकरण में भी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात आती है। सरल प्रोजेक्ट वे होते हैं जिनके करने में एक ही काम होता है, और कॉम्प्लेक्स वो होते हैं, कठिन कार्य वो कार्य होते हैं जिनको करने में एक से अधिक कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए कोई एक कहीं से कुछ परचेज करना है, कुछ खरीदना है, तो केवल एक व्यक्ति उस कार्य को कर सकता है। जबकि यदि हम कहें कि मकान बनाना है, भवन बनाना है, तो उसमें अलग अलग लोगों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका फील्ड बहुत अधिक हो जाता है। एक व्यक्ति के लिए वो कार्य इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि उसमें जो सामान की परचेजिंग है वो भी चाहिए, उसके लिए जो बनाने वाले मिस्त्री मैकेनिक हैं वो भी चाहिए, और उसके लिए लेबर की प्रॉब्लम भी है, उसके लिए पूरी की पूरी एडजस्टमेंट कहाँ से, कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका मैप कौन तैयार करेगा, ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सब उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, जिस दूसरे जो प्रकार का जो है उसको हम बहुमुखी जो योजना है उसके अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार से जो योजना है वो तैयार करके ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, और सही योजना वही होती है जो अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त कर सके। अब हम करेंगे योजना के स्टेप्स ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड, जिसके अंतर्गत सबसे पहले योजना में उद्देश्य का निर्धारण हो जाना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए, उद्देश्य का निर्माण करना चाहिए कि हम किस उद्देश्य को लेकर क्या योजना बना रहे हैं। उसके बाद है योजना का चुनाव, उसके बाद आती है उसका आयोजन, उसकी प्लानिंग। सबसे पहले उद्देश्य के बाद उस प्रोजेक्ट को चूज़ करना, चुनाव करना,
और उसके बाद है उसकी पूरी प्लानिंग करना, और उसके बाद है उसके जो क्रियान्वयन करना, उसको एक्सक्यूशन करना, उसको लागू करना, और उसके बाद आता है उसका मूल्यांकन करना। ये सारे कार्य प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत आते हैं। ये हैं स्टेप्स हैं जो प्रोजेक्ट मेथड के स्टेप्स हैं। इस प्रकार से जो प्रोजेक्ट मेथड है वो हर कार्य या तो सफल होते हैं या फिर हम उस कार्य को देखते हैं कि वो कितने उसमें गुण हैं या कितने उसमें दोष हैं। उसके मुताबिक भी अब हम करेंगे। लाभ क्या है? मनोवैज्ञानिक आधार को विकसित करता है। अध्यापक का छात्रों पर हावी न होना होता है, क्योंकि यदि प्रोजेक्ट नहीं होगा तो छात्र हो सकता है अध्यापक पर ही हावी हो जाएं, बल्कि जबकि कोई कार्य निश्चित रूप से प्रारूप तैयार करके, योजना तैयार करके किया जाता है तो उसमें फिर अध्यापक छात्रों पर हावी नहीं हो पाते। तो विद्यार्थियों में अन्वेषण शक्ति का विकास होता है, श्रम के महत्व का विकास होता है, प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा मिलता है और उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करता है। ये इकोनॉमी है, यानी मितव्ययता इसमें होती है। वास्तविक और प्रयोगी ज्ञान सम्मिलित होता है। प्राप्त ज्ञान को इसमें स्थायी बनाया जाता है। उत्तम मूल्यांकन हो जाता है और सामाजिक जो समायोजन है उसका प्रशिक्षण भी विद्यार्थियों को दिया जाता है। पाठ्य सामग्री में आपसी सह संबंध स्थापित किया जाता है और अध्यापक तथा विद्यार्थियों को आपसी समझने में भी सहायता प्रदान करती है। ये थी कुछ जो एडवांटेजेस थे, जो कुछ उसके गुण थे। अब हम करेंगे इसकी जो डिमेरिट्स हैं, जो इसकी दोष हैं, कमियां हैं। ये अधिगम की गति को धीमा कर देता है। कई बार शिक्षकों द्वारा गलत योजना का चुनाव कर लिया जाता है। हो सकता है गलत योजना का चुनाव हो जाए जो इतने उपयोगी ना हो। समय तथा शक्ति अधिक लगती है। ये एक खर्चीली विधि है और इसमें जो ज्ञान है वो अव्यवस्थित होता है, पूरी व्यवस्था ज्ञान की नहीं बन पाती। अध्यापकों पर अधिक भार रहता है। अध्यापक के महत्व को भी विद्यार्थी इसमें कई बार कम समझ लेते हैं कि अध्यापक का महत्व इतना नहीं है। स्कूल के जो कार्य हैं वो भी अव्यवस्थित हो जाते हैं और पाठ्यक्रम पूरा करना भी कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट में समय लगता है। समय अधिक लगने के कारण जो सीखने की, अधिगम की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। समय विभाग चक्र का पालन करना भी कठिन हो जाता है समय सही तरीके से, क्योंकि एक वर्ष में जितना सिलेबस पूरा किया जाना है वो प्रोजेक्ट में विद्यार्थी जब धीरे धीरे करके सीखते हैं तो सही ढंग से समय पर कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों में गलत धारणाओं का जन्म हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी ये समझ लेते हैं कि हम ही कार्य करने में कुशल हैं या इस प्रकार के कार्य को हम सीख गए हैं, तो उनमें कुछ जो रॉन्ग जो उनमें कंसेप्शन है वो आ जाती है। तो एक ही विषय को अलग अलग खंडों में विभक्त करने के कारण जो ज्ञान है वो असंतुलित तो हो जाता है। उच्च कक्षाओं के लिए योजनाएं बनाना कठिन कार्य हो जाता है। ये था बच्चों योजना के सिद्धांत और योजना के गुण और दोष और वर्गीकरण। इस कार्य पर हमने आज चर्चा की। ये प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। अब हम करेंगे असाइनमेंट के बारे में। ये असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट मेथड क्या है, किस प्रकार से असाइनमेंट मेथड को लागू किया जाए। क्योंकि इसको हम दत्त कार्य भी कहते हैं, क्योंकि असाइनमेंट एक ऐसा कार्य है जो विद्यार्थी को दिया जाता है। ठीक है, प्रमुखतः इसे शिक्षण के स्थान पर अथवा शिक्षण के पूरक के रूप में मान लिया जाता है। यह छात्रों की पाठ्य क्रियाओं का कुशल निर्देशन होता है। तो ये थे कि असाइनमेंट होता क्या है। ये कार्य ही नहीं बल्कि जो कक्ष में करवाया जाता है, काम करवाया जाता है, विद्यार्थियों को जो उद्देश्य प्राप्त करवाए जाते हैं उनका एक पूरक कार्य है।
जो असाइनमेंट विद्यार्थी को घर से करने के लिए दिया जाता है या विद्यार्थियों को कक्ष में भी करवाया जाता है। असाइनमेंट एक ऐसा कार्य है जो अध्यापक के द्वारा दिया जाता है और विद्यार्थी उस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। तो इससे विद्यार्थियों को मोटिवेशन मिलता है, इससे विद्यार्थियों को उचित डायरेक्शन मिलती है और इसमें जो इनसाइट एंड द जो अंडरस्टैंडिंग है वो विकसित हो जाती है, यानी विद्यार्थियों में जो अंतर्दृष्टि और समझ है उसका विकास होता है और आत्म प्रेरणा से विद्यार्थी कार्य करते हैं तथा सहयोग भी इसमें विद्यार्थी आपस में करते हैं। विद्यार्थियों में सहयोग की भावना भी जन्म लेती है। इसमें अध्ययन की आदतों का विकास होता है, स्व अध्ययन की आदतों का विकास होता है और कक्षीय शिक्षण का पूरक ये जो असाइनमेंट है वो होती हैं। इस प्रकार से ये थे कि इसके लक्ष्य क्या हैं, ये क्यों किया जाता है। अब है कि अच्छा जो असाइनमेंट है उसकी विशेषताएं क्या हैं। अच्छी असाइनमेंट निश्चित होती है, उपयोगी होती है, पूर्व शिक्षण पर आधारित होती है, ये क्रिया के निर्देशित करता है, असाइनमेंट स्पष्ट कार्य होता है, रोचक होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को स्वीकृति प्रदान करता है और इसमें विद्यार्थी की अंतर्दृष्टि और समझ का विकास होता है। कठिनाइयों से मुक्ति पाने में भी एक आसान भूमिका निभाता है, सरल कार्य रहता है। यह कठिनाइयों तथा मुश्किलों को दूर करता है। तो ये थे बच्चों जो की विशेषताएं क्या हैं। अब हैं टाइप्स ऑफ असाइनमेंट। असाइनमेंट कितने प्रकार की होती हैं। निपुणता संबंधी असाइनमेंट है, जिसमें ड्रिल संबंधी असाइनमेंट है, यानी जो निपुणता संबंधी है इसके अंदर पाठ्यपुस्तक में दिए गए जो प्रश्न हैं उनके ही उत्तर देना सम्मिलित होता है, जबकि जो ड्रिल असाइनमेंट है इसका संबंध सार्थक स्थिरीकरण के साथ लिया जाता है या होता है। उसके बाद है प्रोजेक्ट संबंधी असाइनमेंट, अनुसंधान संबंधी असाइनमेंट, औपचारिक समस्या संबंधी असाइनमेंट और प्रयोगात्मक असाइनमेंट और मूल्यांकन संबंधी असाइनमेंट। ये इस प्रकार 8 प्रकार की जो असाइनमेंट है वो होती हैं, जिसमें मिस्टर असाइनमेंट, रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टर असाइनमेंट, ड्रिल असाइनमेंट, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, एप्लीकेशन असाइनमेंट, रिसर्च असाइनमेंट और फॉर्मल प्रॉब्लम्स असाइनमेंट, एक्सपेरिमेंटल असाइनमेंट एंड द इवैल्यूएटिव असाइनमेंट। ये इस प्रकार 8 प्रकार की असाइनमेंट्स होती हैं। अब असाइनमेंट्स जो कार्य हैं इनका निर्माण किस प्रकार से किया जाए, इस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए। सबसे पहले लक्ष्य रखे जाएं, वो लक्ष्य महसूस किए जाएं और लक्ष्यों को पूर्ण किया जाए। लक्ष्य इसमें आधारित होता है कि विद्यार्थियों ने कितना सीखा और विद्यार्थी कितना कर रहे हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये असाइनमेंट का कार्य विद्यार्थी से करवाया जाता है। उसके बाद है जो अपना जो तीसरा प्रोजेक्ट है, टास्क है, इसके अंतर्गत हमने प्रोजेक्ट्स किया है, असाइनमेंट किया है। अब आती है परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी, क्योंकि ये एक सर्वोत्तम प्रणाली है कि सब कुछ सीखने के बाद, करने के बाद विद्यार्थी परफॉर्मेंस कैसी करता है, उसकी किस प्रकार की क्रियाविधि रहती है, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी एक प्रकार की एक धारा प्रवाह में रहें, वहीं अध्यापक तथा विद्यार्थी की जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें दोनों ही मिलजुल कर समान भागीदार हों, भाग लें और ऐसे वातावरण तथा परिस्थितियों में सर्वोत्तम से सर्वांगीण विकास होता है। जो भी निष्पादन है, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है,
उस पर आधारित क्रियाविधि इस तथ्य की ओर ध्यान देती है। और जैसे कि भाषण विधि में तो केवल अध्यापक बोलता है, जबकि जो क्रियात्मक विधि है में वह वास्तविक रूप से क्रिया करता है, क्योंकि अध्यापक कक्षा के सामने कोई भी क्रिया करके दिखाता है, कोई भी प्रयोग करता है और इसी दौरान विद्यार्थियों से संबंधित कुछ प्रश्न भी पूछता है। तो इसके सिद्धांत क्या हैं, क्योंकि कोई भी क्रिया है वो सिद्धांत पर ही आधारित होती है, क्योंकि जो अध्यापक है वो विद्यार्थियों से कुछ भी करवाता है, पहले अध्यापक करके विद्यार्थियों को दिखाता है और फिर विद्यार्थियों से करवाता है, क्योंकि पहले स्वयं अध्यापक करे तभी विद्यार्थियों से करवाए, यही उचित विधि रहती है तथा तभी विद्यार्थी उस पर विश्वास भी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले उचित व्यवस्था की जाती है, उसके बाद उसमें जो सफिशिएंट लाइट है, उचित या पर्याप्त प्रकाश का प्रबंध किया जाता है। क्रियात्मक जो उपकरण हैं उनकी उपलब्धता की जाती है और उपकरणों को क्रम से रखा जाता है। अध्यापक की तैयारी होती है और अध्यापक की सावधानी होती है। कोई भी हम जैसे कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं या कोई भी हम उसमें जो कार्य करके देखते हैं, परफॉर्मेंस जो करते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। सबसे पहले जो उचित व्यवस्था की जाती है, उचित व्यवस्था के बाद उसमें उचित प्रकाश की व्यवस्था, फिर उसके क्रियात्मक उपकरणों का क्रमिक रूप से स्थापित करना, अध्यापक की अपनी तैयारी, अध्यापक की सावधानी, साधारण वस्तुओं का प्रयोगों पर आधारित विद्यार्थियों का सहयोग, विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करना। इसमें मौसम भी अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि सीज़न का इफ़ेक्ट, बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बहुत से जो क्रियात्मक कार्य ऐसे हैं जिनको हम वातावरण के अनुसार ही कर पाते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम में कुछ कार्य करने सही रहते हैं, कुछ गर्म ठंडे मौसम में कार्य नहीं हो पाते। शिक्षण सहायक सामग्री की उचित व्यवस्था और शामपट कार्य का प्रयोग, ये इस कार्य के अंतर्गत इसका इस प्रकार से स्थापन किया जाता है, इस प्रकार से इसकी व्यवस्था की जाती है। सबसे पहले योजना की तैयारी की जाए, फिर पाठ का प्रस्तुतिकरण किया जाए, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण हो, उचित जो प्रयोग हैं उनका निष्पादन किया जाए, यानी परफॉर्मेंस ऑफ द जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, प्रयोगों का सही ढंग से निष्पादन करना। और उसके बाद शामपट कार्य आता है कि किस प्रकार से जो ब्लैक बोर्ड कार्य है वो किया जाए, और उसके बाद कॉपिंग एंड द सुपरविज़न आता है कि उसको किस प्रकार से विद्यार्थियों में वो डुप्लीकेट हो पाया, नहीं हो पाया, और किस प्रकार से अब उनकी सुपरविज़न की जानी है। इस प्रकार से ये जो परफॉर्मेंस कार्य है ये किया जाता है। अब इसमें हम इसके गुण और दोष की तरफ ध्यान थोड़ा देंगे कि जो परफॉर्मेंस वर्क है, परफॉर्मेंस मेथड है, इसके गुण क्या हैं, इसकी जो एडवांटेजेस क्या हैं एंड इसकी ड्रॉबैक्स यानी इसकी डिमेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये हम इसके गुण कर रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ये कीमती उपकरणों के सहायता से होती है और इसमें जो खतरनाक प्रयोगों में उपयोगी ये होते हैं, ये समय की बचत करती है, क्रियाओं पर आधारित होती है और प्रत्येक के लिए उपयोगी होती है। ये थे बच्चों इसके कुछ गुण। दोषों के लिए हम देखते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कार्य द्वारा लिखने के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत हैं, क्योंकि इसमें करके देखने की बात होती है, लिखने की बात नहीं होती। प्रत्यक्ष अनुभवों के विपरीत होती है
विद्यार्थी केंद्रित नहीं होती, क्योंकि इसमें अध्यापक ही करके दिखाता रहता है। ये विद्यार्थियों के विकास में बाधक होती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विपरीत होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता का इसमें अभाव रहता है। इस प्रकार से माध्यमिक कक्षाओं के विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने के लिए ये एक सर्वोत्तम विधि है। यदि अध्यापक महसूस करता है कि पूर्व अभ्यास, उसकी व्यवस्था और प्रदर्शन के लिए एक समय तो है कि जिसमें बहुत समय लगता है, एक तो है कि जिसमें समय बहुत लगता है, दूसरे उसे काम को बहुत करना पड़ता है, तो पर्याप्त सीमा तक विद्यार्थियों की सहायता इसमें ली जा सकती है। उसी प्रकार से विद्यार्थी जो छोटी छोटी जो टोलियां हैं उसको क्रियात्मक रूप से भी छोटी छोटी टोलियों को, ग्रुप्स को बनाकर उसको मेज़ पर भी सारे इक्विपमेंट्स रख के इकट्ठे समझाया जा सकता है। स्वयं विद्यार्थी भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था, पूर्व अभ्यास आदि से विद्यार्थियों द्वारा ये प्रयोग करवाए जाते हैं। परंतु इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अध्यापक को ही हमेशा मार्गदर्शन करना होगा, क्योंकि अध्यापक की ऑब्जर्वेशन के बिना या अध्यापक के रास्ता दिखाए बिना विद्यार्थी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस प्रकार इस विधि के संबंध में ये आपत्ति भी समाप्त तो हो जाएगी कि इसमें काम द्वारा सीखने की प्रक्रिया का अभाव है और कुछ सीमा तक अध्यापक को इसमें आराम भी मिल सकेगा। तो बच्चों, आज हमने जो भी काइंड्स ऑफ टास्क में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स एंड द परफॉर्मेंस मेथड की बात की, तो आज बच्चों हमारी ये जो सेकंड यूनिट है उसका ये लास्ट टॉपिक था, ये पूर्ण होता है। कल हम तीसरी यूनिट का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।